नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है लैला। सारा तेहरान लैला का दीवाना था। वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक युवती थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, ये कोई न जानता था। बस सब उसके रूप, लावण्य और मधुर स्वर के दीवाने थे। वो बहुत खूबसूरती से गाना गाती थी। जब वो अपनी डफ को लेकर बजाती और दिलकश राग छेड़ देती तो उसके चारों तरफ बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते और ज़मीन पर बैठकर उसके गाने को सुनने लगते। सारा तेहरान लैला की स्वर लहरियों का दीवाना था और जब वो गाती तो उसके मुख की आभा स्वर्णिम हो जाती और छोटे बड़े, अमीर गरीब सब मंत्रमुग्ध होकर अपने सर को झुकाकर उसका गाना सुनते रहते। सारे तेहरान में उसके मुकाबले कोई भी खूबसूरत महिला न थी और लैला को अपनी खूबसूरती पर या गाने पर कभी कोई घमंड न था। बस वो दीवानों की तरह गाती और सबका दिल बहलाती। उसके दिल में सबके लिए बहुत आदर, सम्मान और दया के भाव थे। एक दिन शाम के वक्त वो एक स्थान पर बैठकर गा रही थी। सब आसपास चारों तरफ लोग बहुत ही मनोयोग से उसकी स्वर लहरियों में खोए हुए थे और बहुत मधुर आवाज से वातावरण गूंज रहा था कि सहसा उधर से तेहरान के शहजादे नासिर घोड़े पर सवार होकर निकले। वो आत्म संगीत उनके कानों से होकर उनके हृदय में उतरने लगा। वो चलते चलते जहाँ लैला गा रही थी वहाँ आकर रुके और अपने घोड़े को वहीं रोक दिया। घोड़े से उतरकर वो सबके बीच में जाकर जमीन पर लैला के पास बैठ गए और आत्म विभोर होकर लैला के कदमों में अपना सिर रख दिया। ऐसी दर्द भरी आवाज, ऐसे दर्द भरे स्वर उसने कभी ना सुने थे। भीड़ जो कि शहजादे को पहचानती थी अदब से पीछे हट गई और लैला शहजादे को नहीं पहचानती थी। बस इतना समझ पाई कि ये कोई अमीर घराने के सुपुत्र हैं। लैला ने शहजादे से पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? शहजादा बोला, मैं जो कोई भी हूं पर अब आपका गुलाम हूं। अपने झोपड़े को मेरे कदमों से रोशन कीजिए। लैला कुछ समझ ना पाई। वो अपना डफ लेकर गाना समाप्त करके अपने डेरे की तरफ चली। कुछ लोग लैला के पीछे पीछे चले और उस वृक्ष तक जहां वो आराम करती थी वहां तक गए और इसके बाद अपने घरों को लौट गए। उस वृक्ष से थोड़ी दूर पर लैला का झोपड़ा था। जब लैला अपने झोपड़े के द्वार पर पहुंची तो उसने एक बार पलट कर देखा तो सारे लोग जा चुके थे। बस शहजादा नासिर जो कि अकेले खड़े थे पेड़ के नीचे, उनसे लैला मुखातिब होकर बोली, आप भी जाइए अब
क्योंकि मैं अब आराम करना चाहती हूँ और आप भी अपने घर जाकर आराम करें। लेकिन शहजादा बोला, मैं बहुत उम्मीदें लेकर यहाँ आया हूँ और अब वापस ना जाऊँगा। फिर लैला को रहम आ गया। उसने सोचा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला कि शायद शहजादे भी भूखे होंगे, तो उसने अपने झोपड़े से लाकर खाने के रूप में बाजरे की रोटी शहजादे के सामने परोस दी। शहजादे ने जब उसको खाया तो उसको बहुत आनंद आया और लैला का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, ऐसा खाना तो मैंने बचपन से अब तक ना खाया, इसमें बहुत स्वाद है और मुझे बहुत अच्छा लगा। लैला ने शहजादे को बहुत समझाया, लेकिन शहजादा अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और महल पे वापस ना गया। अब वो इसी पेड़ के नीचे सोने लगा और जहाँ जहाँ लैला गाना गाने जाती तो शहजादा भी उसके साथ साथ जाता और गानों को सुनता। रात में फिर आकर वो पेड़ के नीचे सो जाता और लैला अपने झोपड़े में। ये सब बात महल तक गई। कई दिन से शहजादा महल में नहीं गए थे, तो माता पिता को परेशानी हुई, ढूंढ हुई तो पता चला किसी लैला नाम की स्त्री के साथ गाना सुनने जाते हैं और उसी के आसपास रहते हैं। तो बादशाह सलामत और मलिका बेगम ने उनको बहुत समझाया, ऊंच नीच बताई, जनता का वास्ता दिया, शासन का वास्ता दिया, जिम्मेदारियां बताईं, पर शहजादे ने उनकी कोई भी मिन्नत या बात न मानी और महल वापस ना गए। तब परेशान होकर महल से खाना उनके लिए भेजा जाने लगा, जो कि शहजादे ने वापस कर दिया। जो कुछ भी लैला देती वही वो खाते और पेड़ के नीचे सो जाते। धीरे धीरे लैला के गाने में अब वो बात ना रही। शहजादे की महल छोड़े अब बहुत दिन हो चुके थे, 6 महीने से ऊपर लैला के साथ घूमते हुए हो गया। एक दिन लैला गाना नहीं गाने गई तो झोपड़े के द्वार पर शहजादे ने आवाज़ दी और पूछा, लैला, आज आप गाना गाने नहीं गई, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या या कोई परेशानी? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लैला झोपड़े के द्वार पर आई और बोली, पहले मैं सबके लिए गाती थी। जिस दिन से आप यहाँ आए हैं, आपको देखकर अब मेरा दिल किसी के लिए गाने के लिए नहीं करता है। अब मैं भीड़ के लिए ज़बरदस्ती गाती हूँ, पर दिल से नहीं, क्योंकि दिल अब मेरा नहीं रहा। अब मैं आपकी गुलाम हूँ, आप मेरे मालिक हो। अब जहाँ आप रहोगे वहीं मैं भी रहूँगी। जो आप चाहोगे वही होगा। इस तरह सारे तेहरान में अब घर घर खुशियाँ मनाई जा रही थीं। आज शहजादे और लैला की शादी थी। बहुत दिनों बाद बड़ी मन्नतों से शहजादे की मुराद पूरी हुई थी। बादशाह ने प्रजा में मुनादी करा दी कि सब लोग वर वधू को दुआएं दें और अपना आशीर्वाद भी। कई साल गुजर चुके थे। अब बादशाह और मलिका स्वर्गवासी हो चुके थे। अब नादिर बादशाह बने और लैला उनकी मलिका। दोनों प्रजा के हितैषी थे और प्रजा की भलाई के लिए नए नए रास्ते निकालते और प्रजा को सुखी देखना ही उनका धर्म और सपना था। शासन का संचालन दोनों मिलकर
बहुत सुचारू रूप से करते। काम से फारिग होकर दोनों लोग घूमने जाते और बहुत दूर दूर तक नदी पर। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला। सैर करते, बागों में टहलते और बहुत दूर दूर घूमने के लिए निकल जाते। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। कुछ समय बाद अचानक न जाने क्या हुआ, प्रजा असंतुष्ट रहने लगी। कईयों को लगने लगा कि बादशाह अब प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और लैला ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक मामलों में दखल दे रही है, जबकि ऐसा कुछ न था। लैला तो नासिर से ज़्यादा प्रजा की तरफ ध्यान देती थी, क्योंकि वो हर तरह के हालातों से गुजर चुकी थी और प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी। अब सामंत नासिर के खून के प्यासे हो चुके थे और प्रजा लैला की जानी दुश्मन। राज्य में चारों तरफ अशांति फैल चुकी थी। विद्रोह की आग सबके दिलों में भड़क रही थी। प्रजा बेकाबू हो रही थी। सामंत प्रजा पे जुल्म ढा रहे थे। उधर राजभवन में शांति का वातावरण था, क्योंकि बादशाह और लैला को प्रजा और सामंतों के बारे में कोई जानकारी ना थी कि वहाँ क्या हो रहा है। वो तो बस प्रजा की भलाई के लिए नए नए मंसूबे बनाते। लैला ने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले अन्न के आयात पर भी कर घटाकर आधा करने के लिए बादशाह सलामत से हस्ताक्षर करवा लिए थे, जिससे प्रजा को वार्षिक 5 करोड़ की दर से कर से मुक्ति मिलती। अब यह आदेश बस प्रकाशित होना बाकी था। लैला ने सोचा कि जब प्रजा को इस कर से मुक्ति का पता चलेगा तो प्रजा कितनी खुश होगी और सब लोग मुझे कितनी दुआएं देंगे और आशीर्वाद भी। सहसा एक रात राज्य भवन के द्वार पर अचानक बहुत शोर होने लगा और शोर शराबा बढ़ने लगा। मुख्य द्वार पर बहुत जोर जोर से दस्तक की आवाज़ें आने लगीं। एक ही क्षण में बादशाह और लैला को ज्ञात हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने नौकरों से कहा, जाओ पता करो बाहर क्या हो रहा है। सेवकों ने आकर बताया, प्रजा अस्त्र शस्त्र लेकर सुसज्जित है और राजद्वार और दीवारों को तोड़फोड़ कर रही है। कुछ लोग सीढ़ी लगाकर राजभवन में घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है, ये उसी का शोर है। नासिर का मुख क्रोध से तमतमा गया। उसने लैला की तरफ देखा तो लैला बोली, आप इन सब से ये पूछिए आखिर ये क्या चाहते हैं, ये बगावत किस लिए। तो ये इशारा मिलते ही बादशाह महल की छत पर चढ़ गए। उनके पीछे पीछे लैला भी जाकर खड़ी हो गई। प्रजा के सम्मुख खड़े होकर बादशाह ने मशालों की रोशनी में कहा कि तुम लोगों ने शाही महल को क्यों घेर रखा है, क्यों बगावत कर रहे हो, क्या बात है, तुम्हें खुदा का भी डर नहीं? बोलो, तुम हम लोग से क्या चाहते हो? एक आदमी जो विद्रोहियों का नेता और सरदार मालूम होता था, गुर्रा कर बोला, जब तक लैला शाही महल को नहीं छोड़ेंगी तब तक हम यहाँ से न टलेंगे और ऐसे ही बगावत करते रहेंगे। नादिर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिगड़ कर कहा, अरे नाशुक्रो, तुम मलिका की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। उसने तुम्हारे हक में क्या क्या ना किया। जालिमों, ये वही मलिका है जो तुम्हारी तरह सादा खाना खाती है,
महल में ज़रूर रहती है पर सादे कपड़े पहनती है। महल के कोने कोने में कोई सजावट नहीं है, आकर देखो बिल्कुल सादगी मिलेगी हर जगह। ये सादी ज़िंदगी खुद भी जीती है और हम सबको भी इसी ज़िंदगी में उसने ढाल लिया है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला। इसको गरीबों पे बहुत रहम आता है। ये रोज़ रोज़ नए नए मंसूबे बनाकर आप सबको सुखी देखना चाहती है और गरीबों पर ये जान देती है। इस तरह तुम लोग इतने जाहिल और बेहुरा बातें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या सोच रही होगी? लैला की आंखों से आंसू बह रहे थे पर प्रजा कुछ भी सुनने को तैयार न थी। फिर बादशाह ने मन ही मन कोई निर्णय लिया और लैला का हाथ पकड़कर नीचे उतरे। फिर प्रजा के बीच से निकलने लगे। ना जाने वो कौन सी शक्ति और भावना थी कि प्रजा में सब शस्त्र लिए हुए थे लेकिन कोई कुछ ना बोला और लैला को और बादशाह को बीच से निकल जाने का रास्ता दे दिया। अब लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते घूमते और घर से बेघर होकर बेहाल थे। 1 साल बीत रहा था। इस बीच बुखारा, समरकंद, बगदाद, काहिरा, अदन आदि देशों का उन दोनों ने दौरा किया और लैला अब फिर से गाने लगी थी। फिर वही मजमे लगने लगे, वही महफिलें सजने लगी। जहाँ मौका मिलता वहीं वो लोग गाने लगते और हमेशा नादिर उनके साथ ही रहते। इस तरह दोनों एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करते रहते, कभी भी किसी जगह पर 1 दिन से ज़्यादा न रुकते। एक दिन लैला गा रही थी। नादिर भीड़ के साथ लैला के पास ही बैठे हुए थे और इतने में ही 4-5 घुड़सवार जो कि ईरानी थे उनको आकर सलाम करके ईरान के हाल चाल बताने लगे कि बादशाह सलामत, वहाँ बहुत हाहाकार मचा हुआ है, लूट खसोट मची हुई है और जनता और प्रजा बहुत दुखी है। हम आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। अमीर लोग गरीब लोगों का हर तरह से शोषण कर रहे हैं और प्रजा बहुत दुखी है, भूखी मर रही है। हम आपको ढूंढते हुए बहुत दिनों से परेशान हैं। आज आप लोग मिले हैं, हम आपको लेने आए हैं। नासिर ने पहले बहुत मना किया लेकिन लैला ने प्रजा के दुखों का वास्ता दिया तो नासिर राज़ी हो गए। जिस दिन लैला और नासिर वहाँ पहुँचे तो सारी प्रजा ने उनका अभिवादन किया और अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। धीरे धीरे नासिर और लैला ने राज्य में सब कुछ ठीक कर लिया, सामंतों को दबा दिया और गरीबों को उनका हक दिया। इस तरह प्रजा फिर से सुखी हो गई और सब तरफ शांति छा गई। पर नासिर और लैला के विचारों में अब कुछ परिवर्तन आने लगा, क्योंकि जो बात नासिर को सही लगती उसमें लैला को हर बात गलत लगती और जो बात लैला को सही लगती वो नासिर के लिए गलत होती। इस तरह दोनों का तालमेल विचारों में नहीं बैठ पा रहा था। ये परेशानी नासिर के लिए बहुत बेचैन करने वाली थी। वो उदास और परेशान रहने लगे। ये बात लैला से छिपी ना रही और एक दिन रात में जब लैला बहुत देर तक उनकी आरामगाह में ना आई तो वो लैला को ढूंढने के लिए उसकी आरामगाह तक गए। देखा कि वो वहाँ ना है तो उसको बहुत ढूंढा पर वो ना मिली। नौकरों को चारों तरफ दौड़ा दिया
मशाल लेकर नौकर सब तरफ ढूंढ कर आ गए, पर लैला वहाँ ना मिली। नासिर उदास से होकर फिर लैला की आरामगाह में उसके पलंग पर जाकर बैठ गए कि उनकी नज़र अचानक तकिए के नीचे से झांकते हुए एक कागज़ पर पड़ी। उन्होंने वो कागज़ का टुकड़ा निकाला तो वो देखा एक पत्र था जो कि लैला ने नासिर को लिखा था। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला। उसको संबोधित करते हुए लिखा था कि मैं आपको अब हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे रहते आप अपनी प्रजा के काम में ठीक से संचालन नहीं कर पाएंगे और आपकी प्रजा दुखी रहेगी। ये इल्ज़ाम एक बार पहले भी मेरे सिर आ चुका है। इस तरह अब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करिएगा, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। आपकी 5 साल की मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी मेरे दिल में, और मैं आपको कभी भी भूल ना सकूंगी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। अलविदा नासिर। ये सब पढ़ते ही नासिर के हाथ से कागज़ छूट गया। वो पसीने पसीने हो गए, थर थर कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े और ना जाने कब तक बेहोश रहे। साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्रेम, त्याग, अनुराग, सादगी से परिपूर्ण ये कहानी ऐसे दो इंसानों की कहानी है जो कि हमेशा दूसरों की भलाई में ही अपना सुख तलाशते रहे, और आखिर में प्रेम की वजह से उन्होंने अपने प्यार की भी कुर्बानी दे दी और हमेशा के लिए अलग हो गए, सिर्फ प्रजा की भलाई के लिए। साथियों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सबका जीवन भी ईश्वर हमेशा सच्चे प्रेम और रिश्तों से परिपूर्ण रखें। आप सब हमेशा अपने प्यारे रिश्तों के साथ परवाह से और एक खुशनुमा एहसास से उनके साथ ज़िंदगी गुजारें। आपकी उम्र दराज हो और आपको हमेशा कामयाबी मिलती रहे। साथियों, अब जल्दी ही अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।